Yes, good evening, my dear students. आज आपके सामने टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग से पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने लाइक की, आपने देखा। स्टाफिंग इज द थर्ड नंबर पे है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला नंबर था प्लानिंग, सेकंड में था आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पर है आपका स्टाफिंग। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं आपके सामने वो है आपका स्टाफिंग, चैप्टर 6 बिजनेस स्टडी। इसका कोड नंबर है 054। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे स्टाफिंग चैप्टर के बारे में। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो डिस्कस करते हैं अब हम स्टाफिंग। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, विदाउट स्टाफिंग के कंप्लीट नहीं है। एक स्टाफिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की फुलफिल कंप्लीट रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें स्टाफिंग की जरूरत होती है। वर्कर काम करते हैं किसी भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी संस्था हो, तो विदाउट एम्प्लॉयज के, विदाउट वर्कर के हम अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। यदि कोई वर्कर चला जाता है, स्टाफ अधूरा हो जाएगा, तो हम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए यह है कि हमें अपने स्टाफ को कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा, रिक्रूटमेंट करनी होगी। यदि कोई एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाता है या फिर वो अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाता है। तो बात है अब स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग का मीन्स स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि स्टाफिंग इज प्राइमरी कंसर्न। स्टाफिंग इज प्राइमरी कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन फॉर द राइट टाइम। सही टाइम पे, सही पोजीशन पर सही लोगों को चूज करना, उनको फाइंड करना और उनको उनके एबिलिटी, उनके कंसेप्ट के बेस पर, उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर चूज करना और उनको अपॉइंट करना। यह है आपका स्टाफिंग, कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट टाइम पर। क्लियर? तो यह है आपका स्टाफिंग का बेस, स्टार्टिंग। आगे है कि स्टाफिंग के बारे में थोड़ा पॉइंट लिखा गया है कि एन organization structure is only an empty shell without the right kind of the right person. Staffing aim to fill these empty shell with the right people. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि राइट पर्सन हम अपॉइंट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, नॉलेज, बिहेव, जब तक पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, काम कैसे करना है। तो एक अच्छे वर्कर को, एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं ताकि वो अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट हो और उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो टाइम टू टाइम अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब हम कि फाइंडिंग द राइट पीपल, एक सही लोगों को ढूंढेंगे, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एक सही पोजीशन के लिए और सही टाइम पर। तो राइट टाइम, राइट पीपल, सर्च अकॉर्डिंग टू स्टाफिंग। ओके, तो ये था आपका स्टाफिंग का बेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक अच्छे, एक एक्सपीरियंस होल्डर, नॉलेजेबल एम्प्लॉय को चूज करना और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पोजीशन देना ताकि वो अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो ये है आपका स्टाफिंग का पॉइंट। क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं आपसे स्टाफिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। स्टाफिंग के फीचर्स हैं आपके सामने। पहला है कि स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये इंटरनल एक पॉइंट है मैनेजमेंट का कि स्टाफ के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट है, कि कौन कौन से वर्कर की हमें नेसेसरी है, जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि स्टाफिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड है इट इज अ परवेसिव एट ऑल लेवल। मैनेजर भी कई टाइप के होते हैं।
मैनेजमेंट भी कई तरीके का है कि कौन सा स्टाफ हमें कौन कौन से मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कौन से लेवल से रिलेटेड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो आपका ऑपरेशनल लेवल पर हो। तो ये बताया गया है कि इट इज अ परवेसिव एट ऑल लेवल्स। नंबर 3 पर है कि इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। कैसे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ अपॉइंट होता है, कंटिन्यू अपॉइंट नहीं हो पाता, कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, रिक्रूटमेंट चलती रहती है। रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती करना, कोई वैकेंसी अगर कंप्लीट नहीं है उसको फिल करना। तो इसलिए कहा गया कि स्टाफिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस एंड परवेसिव एट ऑल लेवल। किसी भी लेवल पर हमेशा स्टाफिंग की नेसेसरी जरूरत पड़ती रहती है। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहता है ये। इट डील विद पीपल, इसके अंदर हम लोग को डील करते हैं कि कौन कौन से लोग, क्या रिलेशंस है, क्या सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो इट डील विद पीपल। नेक्स्ट आप इट हैज अ वाइड स्कोप, ये एक वाइड स्कोप है कि स्टाफिंग इज अ वाइड स्कोप, काफी लार्ज स्केल पर इसका स्कोप है। काफी सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ही सिलेक्शन करना होता है। कैसे सिलेक्शन करना है, उसको कंप्लीट चेक करना है। सिलेक्शन के कौन कौन से पॉइंट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है, आगे हम पढ़ेंगे। वो सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ही, वो सारे स्कोप कंप्लीट करने के बाद ही हम अपॉइंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज को। तो इट इज ए वाइड स्कोप। नेक्स्ट है स्टाफिंग इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, कि स्टाफिंग क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है एज ए ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी, कि एम्प्लॉयज और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमें कौन से स्टाफ को किस बेस पर अपॉइंट करना है, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो ये आपके सारे फीचर्स हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि स्टाफिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड, इट इज अ परवेसिव एट ऑल लेवल्स। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। इट डील विद पीपल। नेक्स्ट, इट हैज ए वाइड स्कोप। नेक्स्ट, स्टाफिंग इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एट इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड आपका सोसाइटी। ये सारे आपके फीचर्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, यस। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग के बाद पॉइंट आता है आपका स्टाफिंग प्रोसेस। किसी एम्प्लॉय को भी अपॉइंट करने से पहले ये कुछ पॉइंट हैं जो प्रोसेस हैं आपके स्टाफिंग के, इनको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आपके सामने है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड है आपका स्टेप 2, रिक्रूटमेंट। थर्ड है आपका सिलेक्शन। स्टेप 3 क्या है, सिलेक्शन। नंबर 4 है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नंबर 5 है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोसेस है आपके स्टाफिंग प्रोसेस, इसके पहले मेन पॉइंट जो है आपके सामने 5 है। पहला पॉइंट आपके है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर मेन पॉइंट जो है आपका वो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस। इसमें क्या लिखा जाता है, जो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट निकला है उसके अकॉर्डिंग कि इसको फुलफिल करना है वैकेंसी को, तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कि जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय वर्क, तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस। उसकी स्किल्स क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड, और यहाँ पे कह सकते हैं इसका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पर, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बेस पर आप क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, कि जो आपको चाहिए क्या उसके अकॉर्डिंग है। ये पहला प्रोसेस है आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें जो आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है आपके 2 पॉइंटों पर कि वर्कलोड एनालिसिस क्या है, और सेकंड आपका है वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ये डिपेंड करता है कि जो भी आपके स्टाफिंग के अकॉर्डिंग जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, क्या ओवर स्टाफिंग तो नहीं है। आपने देखा भी होगा कि कहीं किसी संस्था के अंदर स्टाफ तो है, लेकिन स्टाफ के साथ साथ कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ओवर स्टाफ में आते हैं, है ना। तो उनको कैसे मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू मैन पावर, यानी कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो, ज्यादा वर्कर ना हो। यदि स्टाफ होगा ठीक है, लेकिन ओवर स्टाफ होगा तो कहीं ना कहीं
मैनेजमेंट में चेंज आ सकता है, तो एक्स्ट्रा है वो उनको फिर चेंज कर दिया जाता है। तो ये है आपके सामने एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यदि इसको हिंदी में बोला जाता है रिक्रूटमेंट यानी कि कहीं कोई वैकेंसी को भर्ती करना, अपॉइंट करना। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती कर निकलना। द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट ए पूल ऑफ एप्लीकेंट, कि जो भी आपने एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, बिहेव ऑफ टॉकिंग एक्सेट्रा, तो क्या वो सभी चीजों को कंप्लीट कर पाएगा या कर सकता है? तो आप रिक्रूटमेंट तभी कर पाएंगे जब जो भी आपने एप्लीकेंट किया है, एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपने, आपका जो मेन एम है कि द मेन एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट पूल ऑफ एप्लीकेंट, कि एप्लीकेंट उन चीजों को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि कंप्लीट कर रहा है तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन मतलब अगर 10 जगह वैकेंसी निकली है और 100 लोगों ने अप्लाई किया है और हो सकता है कि जितनी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशंस वगैरह आई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? कैसे सिलेक्शन कर पाएंगे आप? ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे जो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने रिक्वायरमेंट रखी है। तो सिलेक्शन में सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पर्सन। आप बेस्ट से बेस्ट पर्सन चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन। 10 वैकेंसी है, 100 लोगों ने फॉर्म भरे, अब 100 लोगों में से 10 लोगों को चूज करना है, उनका सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले आप 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करते 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 कोई 10 में से एक सिलेक्शन करेंगे, तब जाके आप 100 में से 10 सिलेक्शन कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट पर्सन है, जो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपने रिक्वायरमेंट रखी है। तो आप बेस्ट पर्सन चूज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने फर्म के लिए, ताकि वो अकॉर्डिंग इंक्लूड हो सके हमारी कंपनी में या फर्म में, और आपकी जो कंपनी है उसको आगे ग्रोथ उसकी इंक्रीज कर सके, सर्वाइवल कर सके और कंपनी को प्रॉफिट दे सके। ये सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पर्सन। नेक्स्ट आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर सिलेक्शन, जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है तो पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आपको ये फर्म में, इस कंपनी में, इस स्टेट में या इस सिटी में वर्क करना है। जब अकॉर्डिंग टू आप एडवाइस लेते हैं कि आपको कहाँ जॉब करना चाहेंगे, पहले तो उनको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपको यहाँ जॉब करना है, कहाँ करना है। तो ये डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर, कंपनी कहाँ चाहती है या फिर वर्कर कहाँ पॉइंट होना चाहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो ओरिएंटेशन, तो जगह बताई जाती है कि आपको उस कंपनी में जॉब करना है, वहाँ के जो वर्कर हैं, कि जब कोई न्यू एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होता है, जाता है, तो वहाँ पर फैमिलियर उसको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने काम को अपने अकॉर्डिंग टू स्किल निकाल सके, अकॉर्डिंग टू स्किल अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पर कंप्लीट अपना जो भी वर्क है जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो कंप्लीट टास्क कर सके। तो ये सारे पॉइंट आते हैं आपके प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में। उसको जगह प्रोवाइड की जाती है, स्टेट, सिटी जो भी है जहाँ भी इसको वर्क करना है, ये सारी बातें पहले से ही उसको अपॉइंट करने से पहले बताया जाता है कहाँ कैसे क्या करना है। और जहाँ पर अपॉइंट होना है वहाँ भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये पर्सन अपॉइंट हुआ है, इस वर्क के लिए अपॉइंट हुआ है और ये आपके यहाँ आ रहा है, तो उसको अपने साथ फैमिलियर एटमॉस्फेयर देते हुए टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेप 5 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि कभी कभी हम अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, स्किल भी है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल को निकालने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। ये बात कंप्लीट सही है कि विदाउट ट्रेनिंग के टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। माना कि मैं हूं या आप हैं, कोई भी है, आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत वेल क्वालिफाई हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्किल कम है, और उस स्किल को निकालने के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना होगा। और अपडेट आप कब होंगे? जब आपको पर डे की डेली इंफॉर्मेशन रहेगी कि हाँ मैं यहाँ पर आज देश और दुनिया में ये हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ, शेयर मार्केट का रेट ये है, आज गोल्ड का रेट ये है, सिल्वर का रेट ये है,
सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़, जो भी आप अपनी स्किल को इंक्रीज करने के लिए, अपडेट होने के लिए करेंगे, ऐसे कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विदाउट ट्रेनिंग के एम्प्लॉय सक्सेस नहीं हो पाएगा। माना कि उसके अंदर नॉलेज है, लेकिन यदि वो एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, ट्रेन हो जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए अपॉइंट होगा। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव द नॉलेज, स्किल और प्रेजेंट जॉब। जहां भी प्रेजेंट जॉब कर रहा है उसको और इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी स्किल को और उभारने के लिए वो ट्रेनिंग ले सकता है या ट्रेनिंग दी जाती है उसको, ताकि वो अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। ये तो 5 पॉइंट है आपके सामने, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टाफिंग प्रोसेस, पहला है आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड है आपका रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस, और नंबर 5 है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 5 प्रोसीजर पूरे करने पड़ते हैं किसी एम्प्लॉय को कंप्लीट बनाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छे ग्रोथ कर सके और कंपनी को आगे हाई लेवल पर लेके जा सके। ओके, यस। अब हम बात करते हैं बेटा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज जो है वो आपके 2 पॉइंट पे डिपेंड है। एक तो इंटरनल सोर्सेज और है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? इंटरनल सोर्सेज में 2 पॉइंट आते हैं आपके। 2 पॉइंट कौन से आते हैं? एक तो होता है प्रमोशन और दूसरा होता है ट्रांसफर। ये दोनों पॉइंट जो है प्रमोशन और ट्रांसफर रिलेटेड टू इंटरनल सोर्सेज। एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया गया, कंपनी फर्म में काम कर रहा है, किसी सोसाइटी में काम कर रहा है, किसी बैंक में काम कर रहा है। अब इंटरनल सोर्सेज कैसे हैं? पहला पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? यदि कोई एम्प्लॉय लो लेवल पे वर्क कर रहा है, लो लेवल पे वर्क करते करते उसका जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हाई लेवल पे लिया जाता है, हाई लेवल पर सेंड भेज दिया जाता है, ताकि वो जो काम उसने यहाँ अच्छा किया किसी कंपनी में, और जो कंपनी की जो ब्रांचेज हैं वहाँ जाकर वो अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अच्छे से प्रमोशन उसको कंपनी कर देती है कि लो लेवल से हाई लेवल पर, क्योंकि उसका वर्किंग प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, सैलरी इंक्रीज करने के बाद उसका डेजिग्नेशन थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, सैलरी प्रोवाइड की जाती है, और जो भी उसका टीए डीए जो भी है, जो भी कंपनी देती है, आने जाने का खर्चा वगैरह, रहने की जो भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि उसको थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो उसको अप कर दिया जाता है। ये है आपका प्रमोशन, ये है आपका इंटरनल सोर्सेज। जब सिलेक्शन हो जाता है और वर्किंग करता है कोई भी एम्प्लॉय और उसका वर्किंग प्रोग्रेस अच्छा होता है, तो जो भी कंपनी है, जो उसकी ब्रांचें हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट है उसकी, यहाँ तो कंपनी में गेन किया, प्रॉफिट दिया और उसको आगे और ले जाना है, दूसरी कंपनी को जो डाउन हो रही है उनको और इंक्रीज करना है, तो ऐसे एम्प्लॉय को चूज किया जाता है, उनको प्रमोशन देकर, उनकी सैलरी इंक्रीज करके, उनको रिवार्ड देकर आगे प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये था आपका इंटरनल सोर्सेज। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या है? कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो जो कंपनी है, जो उनकी ब्रांचें हैं, अलग सिटी में है, अलग स्टेट में है, तो उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के साथ साथ उनको रिवार्ड दिया जाता है कि उनका जैसे कि प्रमोशन किया गया, प्रमोशन उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया कि कंपनी को और अच्छे लेवल पर, हाई लेवल पर लेके जाना है, तो यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय को उसकी और अच्छा उसको मोटिवेट करते हुए कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, उसको देखते हुए 10 काम लोग और अच्छा काम करते हैं, तो ये होना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर कि एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको देखें 4 लोग और अच्छे काम करें, 440 अच्छे काम कर सकें। तो ऐसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और हाई लेवल पे ले जाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि वो और अच्छे कंपनियों में, जो भी हमारी कंपनी है और उससे लेवल जो डाउन हो रही है कंपनियाँ, जो भी जहाँ उसकी जरूरत है, रिक्रूटमेंट है, वहाँ उसको सेंड कर दिया जाता है और उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाता है। 2 पॉइंट थे आपके सामने इंटरनल सोर्सेज में। पहला पॉइंट प्रमोशन और सेकंड था आपका ट्रांसफर। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पॉइंट आते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्ट। नंबर 6 पे है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय, और नंबर 8 पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर,
नंबर 9 पर है वेब पब्लिशिंग। ये क्या है आपके सामने, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये है कि कोई कंपनी को इमरजेंसी में एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर चाहिए, और जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, तो उनके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट कर लिया जाता है कि हाँ उनका बैकग्राउंड वो जानते हैं और उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है। भले ही उनकी स्किल डाउन है तो उनको उनकी जो स्किल है अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग उनको डेवलप कर दिया जाता है। तो ये है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, न्यूज़पेपर में कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलती है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहाँ जिसको जरूरत है अकॉर्डिंग टू फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या है? कैजुअल कॉलर वो होते हैं जो थोड़े समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, थोड़े समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। माना किसी कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है 3 महीने का, 6 महीने का, तो थोड़े समय के लिए उनको अडॉप्ट कर लिया। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनानी है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए उनको वर्क पे रख लिया। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा तो वो थोड़े समय बाद 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना उनको कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद उनको रिलीव कर दिया जाता है। और उनकी सैलरी जो भी उनको पहले से प्रोवाइड की जाती है या जो भी अपॉइंट के समय पर तय किया जाता है उस समय उनको दिया जाता है। तो ये था आपका कैजुअल कॉलर। इसमें उनकी परमानेंट जॉब भी नहीं होती है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब किसी कंपनी को ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत है। जब ज़्यादा कंपनी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो देखते हैं कि कौन से स्टाफ की ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिससे कि एक आम जनता या आम लोग जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनको बोला जाता है जॉब सीकर्स वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ते हैं कि जहाँ उनको ज़रूरत है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बेस पर उनको वो अप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं ये एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। जहाँ रिक्रूटमेंट है वहाँ एडवर्टाइजमेंट होता है और एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है जैसे जैसे उनके प्रोसीजर से। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके तभी पता चलता है कि कहाँ कौन सी कंपनी में, फैक्ट्री में या फर्म में वैकेंसी खाली है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो बात कर रहे थे हम आपसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिलेटेड टू गवर्नमेंट में वैकेंसी अचानक निकाली गई, चाहे अनस्किल है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, किसी पर्सन के अंदर अनस्किल है लेकिन वैकेंसी निकाली गई है, तो वो कभी कभी जो प्राइवेट लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर लेती है कुछ समय के लिए कि हाँ वैकेंसी है ना, तो इसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या प्राइवेट टीचर है और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ज़रूरत है टीचर की, तो वो सेमी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कुछ समय के लिए उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। बाकी डिपेंड करता है उनके वर्क के ऊपर कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है ये उनके काम पर, उनकी नॉलेज पर और बच्चे के रिजल्ट पर। तो ये है यहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसको कहा गया है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्ट। प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह कंसल्ट क्या है? ये आज जॉब सीकर्स काफ़ी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जॉब ढूंढते हैं उनको बोला जाता है जॉब सीकर्स। वो क्या करते हैं, जो एजेंसीज वगैरह होती हैं, जैसे कि आपके सामने प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, नाम लिखवाते हैं कि जहाँ जरूरत होगी जिस कंपनी में तो वहाँ उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ऐसी कंपनी की कॉन्टैक्ट भी लोगों से होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह से होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट कंपनी से होता है और जो जॉब सीकर्स वगैरह होते हैं वो सीधा प्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं। जब जरूरत होती है किसी वैकेंसी की या वर्कर की तो उसको उन कंपनी में रेफर कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने टास्क को अपने अच्छे से कंप्लीट कर सके और एक बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो ये सब चीजें हैं प्लेसमेंट एजेंसी मैनेजमेंट कंसल्ट के बेस पर। नेक्स्ट आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट में आपसे हम डिस्कस करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर आपसे मैंने डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है कि जब
कोई वैकेंसी निकाली गई, उस वैकेंसी के अंदर जब कोई इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को अटेंड किया जाता है, वहाँ पर अप्लाई किया जाता है कि हम इस तारीख में इतने बंदों का, इतने लोगों का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो प्लेसमेंट है, आपका जो जगह है, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो सकता, तो वो हमें कुछ समय के लिए चाहिए ताकि वहाँ पर जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं उनको वहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कैंपस रिक्रूटमेंट में। उनके लिए कैंपस चाहिए होता है कि कहाँ हम अपने जो वर्कर, जो लोगों ने रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी अप्लाई किया था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए ये कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमें देखते हैं कि हमें अचानक किन किन एम्प्लॉय की जरूरत पड़ रही है, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, तो रिकमेंडेशन की हम कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमें कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करना होता है, डायरेक्टली हम इसको अपॉइंट कर लिया जाता है। ये है रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर में भी क्या होता है कि थोड़े समय के लिए ही जो वर्कर वगैरह हैं उनको रखा जाता है ताकि वो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम चलना है या 3 महीने 6 महीने का, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर वो एम्प्लॉय वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर के टाइमिंग पर कि कितना टाइम के लिए वो अपना एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आप देखते हैं कि आज के समय में जितने जॉब सीकर्स घूम रहे हैं वो नौकरी ढूंढते हैं, तो आजकल नेट के अकॉर्डिंग भी वो अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, जैसे naukri.com, naukrishan.com। ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे चल रहे हैं कि आज वेबसाइट ऐसी हैं कि यदि आपको कोई वैकेंसी चाहिए होती है तो वो नेट के अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया naukri.com एक्सेट्रा ये सारी वेब पब्लिशिंग वगैरह है जो कि निकालते हैं अपने नेट पर कि जिसको जरूरत हो वो इस .com के अकॉर्डिंग जो भी वेबसाइट दे रखी होगी, जैसे naukri.com है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें आपको मैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज ये आपके सामने थे। ओके यस बच्चों, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग कि जब अपॉइंट किया जाता है स्किल अनस्किल, जिन एम्प्लॉय में अनस्किल है उनकी स्किल को इंक्रीज करने के लिए, और जिन एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स ऑलरेडी हैं और उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्किल को इंक्रीज किया जाता है, वो है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग कितने टाइप्स की होती है? तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है आपके सामने होते हैं 2 टाइप्स के। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और सेकंड होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर जो भी वर्कर काम करता है, चाहे उसके अंदर नॉलेज है या नहीं है, कभी कभी हम ऐसे एम्प्लॉय को भी अपॉइंट कर लेते हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं है लेकिन वो काम करते सीख जाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में लर्निंग का मतलब सीखना, वाइल डूइंग करते सीखते जाना, कि जो एम्प्लॉय काम को करते सीख जाते हैं। कोई भी एम्प्लॉय हो वो शुरू से एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता। छोटे काम करते बड़े काम करते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते सीख जाते हैं। तो उनका रिलेशन बताया गया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आता है लर्निंग व्हाइल डूइंग, करते रहो, करते सीखते जाओ। जैसे इसके अंदर आपके सामने है फॉर एग्जांपल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एंड सेकंड है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये 2 ट्रेनिंग है जो आती हैं ऑन द जॉब में। कौन सी? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग और आपके सामने है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयर को कौन सी नॉलेज दी जाती है? अप्रेंटिसशिप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है। तो इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, प्लम्बर्स हैं, उनकी नॉलेज दी जाती है कि कैसे टास्क को कंप्लीट करना है, उनको नॉलेज दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
तो ये जो है इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर्स है, ये सब किस में आते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आते हैं। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आते हैं कि गैर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मोर, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट कोई भी है, जैसे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर कोई एम्प्लॉयज है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, उसके पास क्वालिफिकेशन है। यदि मैं कह रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे अगर कंप्लीट टीचर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बीएड चाहिए। तो बीएड करने के लिए उसमें सिखाया जाता है कि कैसे आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो यदि एक टीचर तभी हो पाएगा जब उसके पास बीएड की डिग्री होगी। तो बीएड की डिग्री होगी तो उसको एज ए कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल के तौर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को क्लियर, उनके पॉइंट क्लियर किए जाते हैं। तो इससे क्या टीचर की जो स्किल है वो निकलती है, ये सब बीएड में सिखाया जाता है। तो ये सब एक एग्जांपल यही है कि आप कह सकते हैं कि एक टीचर यदि बीएड कर रहा है तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है तो ये इसके लिए कहा जाएगा ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट एमबीबीएस डॉक्टरेट कर रहा है, एमबीबीएस कंप्लीट करना चाह रहा है, तो कहाँ जाएगा, वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सके और अपने स्टडी को कंप्लीट करते हुए एक एमबीबीएस डॉक्टर, जो भी वो डॉक्टर जिससे रिलेटेड है, किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मेडिकल कॉलेज में। यदि कोई वकालत कर रहा है, वकालत करते करते वो किसी वकील के साथ बैठ सकता है तो उससे वो ट्रेनिंग ले सकता है ना, केस सोल्व कर सकता है। ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो आते हैं आपके इंटर्नशिप ट्रेनिंग में। ओके, तो ये था आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सेकंड पॉइंट है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, इसमें है लर्निंग बिफोर डूइंग। इस पॉइंट में था कि करते करते सीख जाना, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी काम करने से पहले आपको उसकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है, आपको आना चाहिए। जब तक वो टास्क आपको आएगा नहीं तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है लर्निंग बिफोर डूइंग, कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना, कोई भी काम करने से पहले सीखना। और इसमें था काम करते करते सीख जाना, तो लर्निंग व्हाइल डूइंग। तो लर्निंग व्हाइल डूइंग रिलेटेड टू ऑन द जॉब मेथड, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड रिलेटेड टू लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे दूंगा मैं आपको, इसमें आती है ट्रेनिंग वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग, याद मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेस्टिबल ट्रेनिंग रिलेटेड टू ऑफलाइन जॉब मेथड, ये ध्यान रखेगा, ऑफ द जॉब मेथड। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग आती है ऑन द जॉब में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब में आता है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग। और क्वेश्चन ये है कि वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है। वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें जो भी काम टास्क होता है कंप्लीट करने के लिए, ये होता है प्रैक्टिकल किया जाता है। प्रैक्टिकल कैसे, कोई डमी, कोई मॉडल लिया जाता है, डमी मॉडल के बेस पर ही काम किया जाता है। कि कोई अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, कोई साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो साइंस का प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक डमी मॉडल बनाया जाता है। उसके बेस पर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो जो सीखने आए हैं उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये मॉडल कैसे बनाया जाता है, ये डमी है, कैसे इसके ये कौन सा फंक्शन, कौन सा जो बॉडी पार्ट्स है, कोई मतलब काम कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जैसे कि कोई डॉक्टर किसी बॉडी को चेक कर रहा है तो बॉडी उसके पास होनी चाहिए जिससे कि वो उसके पार्ट्स को चेक कर सके, कि उसको नॉलेज मिल जाती है कि काम करते 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 डॉक्टर को कैसे बनेगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किसी बॉडी के अंदर, और चाहे वो ईयर का हो, आइज का हो, ब्रेन का हो, हार्ट का हो, लंग का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक डमी मॉडल पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, एक डमी रखकर उसको उस पर काम किया जाता है ताकि जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो अपने जूनियर लोगों को अच्छे से सिखा सके, बता सके। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर। पॉइंट क्लियर। तो आज मैंने आपको स्टाफिंग के कुछ पॉइंट अच्छे से समझाए हैं और कोशिश मेरी ये थी कि आपको अच्छे से समझ में आए, और आप जब वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, जिससे कि ये है कि काफ़ी जो नुकसान हुआ पढ़ाई का, और आप बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 स्टाफिंग देखते हैं और सुनते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये अच्छा होगा, जिससे कि मेरे को भी मैं भी मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन आप लोग ही करने वाले हैं। टीचर को मोटिवेट करता है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उससे मोटिवेशन आप लोग होंगे। जो आपकी जो प्रॉब्लम है चैप्टर 6 की स्टाफिंग की क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको बताया है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
और वीडियो देखेंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जो भी हेल्प हो पाएगी इस वीडियो के द्वारा वो आपको मिलेगी, जिससे आपका चैप्टर के जो पॉइंट हैं वो जो भी डाउट है क्लियर होंगे। तो आप AVS कॉमर्स देखते रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब देते रहिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और वीडियो बनाता रहूं आप लोगों के लिए, और आप इसको देखते रहें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको भी अच्छे से हेल्प मिल पाए, जिससे कि आप अच्छी एक परसेंटेज गेट कर सकें, रिसीव कर सकें। ओके बच्चों।